हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो एसएससी जीडी वालों के बच्चों के लिए जीके जीएस के टॉप 500 प्लस क्वेश्चन लेकर आया हूं विद करंट अफेयर के साथ। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। कल से पहले ये क्लास कर लो। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने जितने भी लास्ट ईयर के उससे लास्ट ईयर के सभी के जो जीडी के एग्जाम हुए हैं ऑलरेडी, उनको एनालिसिस किया और आपके सामने मैं हर क्वेश्चन को प्रेजेंट करूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे सभी के सभी। ठीक है, तो शुरू करते हैं ज्यादा देर न करते हुए। सबसे पहले अपने भाइयों को मैं बताऊंगा कि किस किस टॉपिक पर मैं अपनी क्लास के अंतर्गत जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर आऊंगा। जैसे कि इतिहास है, हमारा भारतीय इतिहास है। फिर जियोग्राफी मतलब भूगोल, अर्थव्यवस्था अपनी है और संविधान के ऊपर है। भारत की संस्कृति के ऊपर है, जीव विज्ञान है। ठीक है, इन सभी के ऊपर टॉपिक बेस मेरे क्वेश्चन होंगे। भौतिक है, रासायन विज्ञान है, महत्वपूर्ण दिन दिनांक है। सभी 500 क्वेश्चन के अंतर्गत सभी ये टॉपिक आ जाएंगे। किताबें हैं, लेखक हैं, खेल है, सभी के सभी टॉपिक इसी मेरी क्लास के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है 500 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आज करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन कल करवाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा मतलब कि खींचनी नहीं है क्लास। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन मैं दूंगा अपने भाइयों को। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है और सब तरीके से समझना हर क्वेश्चन को और प्रॉपरली पढ़ना। सबसे पहले मैं अपने भाइयों को बताऊंगा कि भाई क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइम में बैठो तो क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना बस। ठीक है, पहले क्वेश्चन को रीड करना, फिर ऑप्शन पर चलना कि पूछ क्या रहा, क्या रहा है, पूछना क्या चाहता है, बस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपोर्टेंट है और लास्ट तक कैसा लेवल चला जाता है वो आप देखने को मिल जाएगा, वो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपोर्टेंट है। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ये इंपोर्टेंट है। हैंसोंग ने, मैग्नेथीज ने, इत्सिंग ने, फाइयान ने। तो मैं अपने भाइयों को बता दूं, जो मैग्नेथीज था ये सबसे पहले विदेशी यात्री रहा है भारत के दौरे पर। ठीक है, इंपोर्टेंट है। अब मैग्नेथीज किसके में आया था, हैंसोंग किसके में आया था, इत्सिंग कब आया था, फाइयान। ये ऑलरेडी मैं क्लास में करवा चुका हूं, पर लेकिन फिर भी मैं अपने भाइयों को बता दूंगा। ठीक है, मैं लेकर आया हूं। मैग्नेथीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वहीं फाइयान जो है गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय। ये कंफ्यूज नहीं होना, मैग्नेथीज मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के में, फाइयान गुप्त सम्राट जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। वहीं हैंसोंग हैंसोंग हैसे हर्षवर्धन। इस प्रकार से याद कर लेना। अलबरूनी महमूद गजनवी के भारत में आया था। ये सभी के सभी इंपोर्टेंट है, काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं इनको करवा रहा हूं। ठीक है, और मध्यकालीन यात्रियों के राजकुमार जो मार्को पोलो को कहा जाता है, ये आपको पता ही होगी। ठीक है, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसके कार्यकाल के अंतर्गत उसके उसके जो जिस कार्यकाल में उसने शासन किया था अपने भारत के ऊपर। ठीक है, मतलब 1351 के बीच में। तो उस समय इब्न बतूता आया था। वो जो था किस देश का रहने वाला था, इन कमेंट मुझे बताना। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, इंपोर्टेंट है। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? देखो केयरफुली पढ़ोगे तभी क्वेश्चन समझ में आएगा, तभी आप ऑप्शन में चुन पाओगे। तो विद्या अध्ययन की बात हो रही है, तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, कौशाम्बी। तो ये सभी के तीनों को तीनों थे, पर लेकिन कौशाम्बी नहीं था। तो डी यहां पर राइट आंसर हो जाता है, केंद्र नहीं था। ये क्वेश्चन आप केयरफुली पढ़ो पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। शून्य की खोज किसने की थी? वराहमिहिर ने, आर्यभट्ट ने, भास्कर ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? सिंपल आंसर है, बी इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक मिनट रुके। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाई। देखो, महापाषाण संस्कृति, आप सभी को पता होगी महापाषाण संस्कृति 1500 से 1000, मतलब वैदिक वैदिक जो काल था उसकी बात कर रहा है मेरे भाई। ठीक है, वैदिक काल 1500 से 1000, फिर उत्तर वैदिक काल कहा जाने लगा 1000 से 600। तो इस प्रकार से क्रम वाइज भी पूछ सकता है। ठीक है, जो मैं मौजवानी बोल रहा हूँ इसको लिख लेना, नोट कर लेना। तो महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व मतलब एडी, एडी मतलब एनो डोमाइन। ठीक है, बीसी, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। ये इंग्लिश में जो पूछे गए क्वेश्चन फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। ठीक है, तो हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जो महापाषाण काल में उपयोग लाए जाते थे। ये देखो ध्यानपूर्वक पढ़ो। पत्थर के बने अस्त्र से या फिर पत्थर के बने औजार और उपकरणों से, बड़े पत्थरों से घेरी हुई समाधियों से जो कवर होते हैं, या फिर पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोगी सामग्री से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई सी, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां जो थी, कबर जो थी। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, इनको उपयोग लिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। किस पुस्तक का 15 भारतीय
लैंग्वेज की बात हो रही है, और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया। कौन सी पुस्तक है वो? हितोपदेश है, अभिज्ञान शकुंतलम है, पंचतंत्र है, कथा सरिता सागर है। तो यहाँ पर बहुत से बच्चों ने बी आंसर ठोका था, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं अपने भाई को, पंचतंत्र वो है जिसको 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। अब पंचतंत्र किसने लिखी ये इन कमेंट मुझे बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, न्यूमिस्टोमिक्स क्या है? देखो इंपोर्टेंट है, प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन करती है, या फिर सिक्कों व धातुओं का अध्ययन किया जाता है इससे, या फिर ताल पत्रों का अध्ययन, या फिर ताम्र पत्रों का अध्ययन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन को न्यूमिस्टोमिक्स कहा जाता है, ठीक है। ये सिक्के मतलब इसका मतलब है सिक्के जो किस राजा के, किस बादशाह के, किसके अंतर्गत कौन से सिक्के चलते थे, तो उस चीज का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। किस धातु का, कौन सी धातु, तांबा कब चली, चांदी कब, आपने पढ़े होंगे क्वेश्चन सभी, ठीक है। तो उस प्रकार से चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हितोपदेश जो लेखक है कौन है इसके? बाणभट्ट है, भभूति है, या फिर नारायण पंडित जी हैं, या विष्णु शर्मा? सिंपल आंसर है सी, नारायण पंडित जी इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखो भाई मैं तो यही कहूंगा, मेरे द्वारा मेरे चैनल पर बिल्कुल फ्री है, सब कुछ फ्री है। जिस दिन से मैंने अपना चैनल शुरू किया, जीके से रिलेटेड, जनरल नॉलेज के रिलेटेड, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, संविधान के हो, पॉलिटिकल साइंस जिसको कहा जाता है, सिविक्स कहा जाता है जिसको, उसके अंदर जितनी भी क्लास मैंने 6 to 10th क्लास करवाई है, और क्लास के अंदर एक एक चैप्टर के पीछे टेस्ट सीरीज लगवाई हुई है, ऑलरेडी टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं जीके से रिलेटेड, सभी जाकर के कर लो, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है सब कुछ चीज, और जब सब कुछ फ्री है, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अमित सर जी के टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त करो, रिवीजन करो ठोक के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? वसुमित्र ने, अशुभ घोष ने, भरत मुनि ने, वात्स्यायन ने? या फिर आप सभी को देखो एक ट्रिक से बताऊंगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है भरत मुनि। नाट्य शास्त्र, भारतनाट्यम, इस प्रकार से याद कर लो, भारतनाट्यम, ठीक है। तो भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विक्रत संवत प्रारंभ हुआ 58 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व 78, 57 ईस्वी पूर्व? ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है जीडीके में, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई ए, 58 ईस्वी पूर्व, ए डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? देखो ये पूछा गया क्वेश्चन है, वियतनाम में है, तिब्बत में है, इंडोनेशिया में है, कंबोडिया में। अब बहुत से बच्चे बता देगा कंबोडिया आजिया को, लेकिन ये अंकोर वाट है क्या? ये एक मंदिर है, और इस मंदिर में किसकी, ये पूछा गया किसकी प्रतिमा है, तो है विष्णु भगवान की। तो ये आपको दिख रहा होगा, कंबोडिया देश के अंतर्गत ये मंदिर है जिसमें विष्णु जी की प्रतिमा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए प्रसिद्ध था ये, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, या रसायन विज्ञान के लिए? चलो बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर? मैं बताऊंगा, सी इज द राइट आंसर हो जाता है, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए यह बहुत विश्व के अंदर, पूर्व विश्व के अंदर प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, उस शास्त्र का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। संगम साहित्य, मिलिंदी पन्हो, या फिर जातक साहित्य, उपरोक्त सभी? मिलिंदी पन्हो इज द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। उस स्त्रोत का नाम बतलाएं। मैंने क्या क्वेश्चन पढ़ा था? शास्त्र नहीं, स्त्रोत, सॉरी 1 मिनट रुके, दोबारा कर लेंगे, कोई बात नहीं, इसको दोबारा पढ़ेंगे, कंफ्यूजन हो जाती है भाई, इंसान है, गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। चलो उस स्त्रोत का नाम बताएं, स्त्रोत की बात, सोर्स की बात बतलाएं जो प्राचीन भारत का व्यापारिक मार्गों पर मौन है। संगम साहित्य है वो, मिलिंदी पन्हो है, जातक साहित्य है, या उपरोक्त सभी है? ये जो था ये बौद्ध था, ठीक है, बौद्ध का एक स्त्रोत था जिसको अभी तक मौन में रखा गया है, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर हो जाता है, मिलिंदी पन्हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्या पता यहां से क्वेश्चन उठा ले भाई, आपने पढ़ा ना होगा पर लेकिन मुझे पढ़ाना जरूरी है, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है शायद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसी ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरातत्व की खुदाई से प्राप्त हुई है? मदुरई, ताम्रलिपि, तोंडी, अर्कमेडू? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई अर्किमेडू, ठीक है। अर्कमेडू पुरातत्व जो है ये कहां पर है? पांडुचेरी। अब पांडुचेरी कहां पर है? तमिलनाडु में, ठीक है। अब पांडुचेरी भी 3 है, आपको पता होगी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरल, ठीक है। अब तीनों को मैंने क्लासों में करवाया हुआ है, कौन सी किसके नाम से जानी जाती है, पर लेकिन जो पांडुचेरी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है तमिलनाडु के अंदर, और वहीं से कुछ दूरी पर ये अर्कमेडू पुरातत्व पाया जाता है, जिसकी खुदाई में, जो खुदाई में मिला था, ठीक है। आपके सामने तस्वीर भी
दे रखी है, मैंने इमेज देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है खरोष्ठी, ब्राह्मी, प्राकृत, पाली। देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा देवनागरी जैसे कि ए अनार है, आशयाम, ये देवनागरी है। रोमन लिपि ए बी सी डी, लेकिन देवनागरी की बात हो रही है, किससे लिखी है? ब्राह्मी लिपि। हाँ बता दोगे आप, ठीक है, ब्राह्मी लिपि ठीक है आंसर। लेकिन प्राकृत और पाली में मैं बताता हूँ, प्राकृत जो भाषा है या फिर जो लिपि है, ये बौद्ध के समय थी या फिर जैन के समय थी? चलो बताओ इन कमेंट, मुझे ये बताओ आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा। तो सिंपल, इसका आंसर तो सभी दे देंगे, बी, गेहूं और जौ, ठीक है। अब गेहूं और जौ किन पहाड़ियों में बोया गया था और कब बोया था, ये इंपॉर्टेंट है। चलो मैं ये बता देता हूँ, 8000 साल पुराना है, पर लेकिन किन पहाड़ियों में बोया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सर्च करना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? इंपोर्टेंट है, सुमेलित करना है। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय, राइट है। भभूति कन्नौजी के यशोवर्मन, ये भी राइट है भाई। हरिशैन हर्ष, क्या ये राइट है? या फिर दंडी नरसिंह वर्मन, ये राइट है। तो मैं बता दूं अपने भाई को, यहाँ पर 3 और 3 ए बी और डी तो राइट है, पर लेकिन सुमेलित जो नहीं है वो हरिशैन है। आप सभी को पता हुआ हरिसेन जी जो थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, और हर्ष जो था हर्षवर्धन जी के जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट थे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, मतलब सुमेलित जो नहीं हो रहा है वो सी है, और सभी के सभी राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं अपने मुंह जुबानी भाई, उसको भी नोट करते रहना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं हम ज्योग्राफी पर, ठीक है। भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? कोई बता सकता है? इरेटोथेनस है, हेरोडस है, हिप्पोक्रेटस है, इनमें से कोई नहीं। सब लगा के आ जाएंगे ए या को, वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है, डी इज द राइट आंसर हो जाता है। इनके जो जनक, भूगोल के जो जनक है, इसकी बात सुन लो पहले। भूगोल के जो पिता हैं, जनक है, जो प्राचीन भूगोल के पिता कहे जाते हैं, वो कहे जाते हैं मेरे भाई हिकेटियस, जिनकी पुस्तक का नाम है जस परेयोडस, ठीक है। ये पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। और यूनानी मिलेटस लगभग 500 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन थे 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। मैंने भले ही आज 150 क्वेश्चन भी करवा दिए, तो लगा लो कितने करवा दूं मैं तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? भूगोल पृथ्वी को, देखो इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन को आप बढ़िया तरीके से पढ़ोगे, बिल्कुल कंसंट्रेट से केयरफुली पढ़ोगे, तभी आपके समझ में आएगा। भूगोल जो है पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान, तो वैज्ञान कौन था? तो वे वारनियस है, टेलर, कांटा, गया ये बेनहार्ड वार्नर, जिसकी जन्म तिथि 1622 और जो मृत्यु जो होती 1650 के बीच में इनका जीवन काल रहा है, और वारनस थे। इंपोर्टेंट है, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मानव भूगोल का पिता। देखो मानव भूगोल की बात हो रही है यहाँ पर, मानव भूगोल, ये मतलब कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, यहाँ मानव भूगोल की पूछ रहा है वो। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? कार्ल रीटर को, जीन ब्रुन्स को, हम्पोल्ट को, या फिर हिप्पाक्रस को? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई ए, कार्ल रीटर को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैं वन लाइनर भी लाया हूं आपके लिए। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? वो है इरेटोथेनस। ये अध्ययन शास्त्र है, ये आप केयरफुली पढ़ोगे तभी आपके समझ में आएगा। और भूगोल के जनक हिकेटियस हैं, ठीक है। भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द देने वाले भी इरेटोथेनस थे। भूगोल भूतल का अध्ययन, भूतल का, ठीक है, भूमि का, उसके ऊपर ले तल का अध्ययन करने वाला कौन है? कांट है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। भूगोल को मानव परिस्थितिक के रूप में, मानव परिस्थितिक के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान है एच बैराज, ठीक है। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है? वो थैलस है। क्षेत्रीय भूगोल का पिता किसे भूगोल वेता को कहा जाता है? वो कार्ल रीटर है, मैंने अभी बताया। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? कार्ल रीटर को ही कहा जाता है। देख लो छोटे से उसमें वन लाइनर में मैंने कई क्वेश्चन करवा दिए। चलो नेक्स्ट सौरमंडल के बारे में थोड़ा मैं बता दूं। सौरमंडल से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सभी को पता है 8 ग्रह हैं, इसके 8 ग्रह कौन कौन से हैं, ठीक है, क्रमवाइज मैंने आपको दे रखे हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, सभी के सभी इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलो इनकी इतना भी पता हो गया आपको। इसके भीतरी ग्रह जिसको पार्थिव ग्रह कहा जाता है वो है 4 ग्रह,
जिसको कहा जाता है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और इसके बाद जो बृहस्पति शनि अरुण वरुण ये है बाहरी ग्रह, जोवेनीय ग्रह कहा जाते हैं। ये पूछे गए क्वेश्चन है मेरे भाई। अच्छा चलो, ये तो है आपके एकदम सॉलिड जो ग्रह प्लानिट है, लेकिन ये जो है किससे बने हैं, गैस से बने हैं, तरल पदार्थों से बने हैं। कौन से, ये जो बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये पूछे गए क्वेश्चन है, एक दूसरे से रिलेट करके पूछ लेता है, ठीक है एग्जामिनर। तो सभी के सभी जितने भी क्वेश्चन इससे निकल सकते थे मैंने सभी बता दिए, ठीक है। चलो, सौरमंडल की खोज किसने करी, सिंपल है, इन कमेंट मुझे बताना है इसकी बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सौरमंडल के कितने ग्रह है मैंने बता दी, 8 ग्रह हैं, इंपोर्टेंट है। नोवा जो ग्रह था उन कमेंट मुझे बताना, 2003 पर उसको खत्म कर दिया गया था, 9 ग्रह थे, ठीक है, 2003 से पहले, ठीक है, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे जो किस संकेत का सूचक है। जो ये जो दिख रहे हैं ये जो सूचक है, ये जो दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हो डार्क डार्क से, गैस है, ये तरल पदार्थ है, अशांत बादल है, भूमि है। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है। अशांत बादल के रूप में दिखाई देते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। लाल धब्बे किसका संकेत है, अशांत बादल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलोलियन नामक अंतरिक्ष यान भेजा था। देखो इंपोर्टेंट है, गैलोलियन नामक अंतरिक्ष यान, मंगल, बृहस्पति, नेपच्यून, शनि। तो यहाँ पर आप पीछे दिख रहे होगे, अभी बृहस्पति दिखाया तो ये बृहस्पति है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई बी, बृहस्पति के लिए गैलोलियन नामक अंतरिक्ष यान संयुक्त राज्य अमेरिका ने भेजा था। संयुक्त राज्य अमेरिका की स्पेस एजेंसी कौन सी है, इन कमेंट मुझे बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है। अब मैगलन थे मंगल मत करिए ना, ये गलत हो जाएगा बिल्कुल मेरे भाई। शनि भी गलत है, बृहस्पति भी गलत है, शुक्र इज द राइट आंसर हो जाता है। शुक्र पर मैगलन अभियान किसने भेजा था, ये अमेरिका ने, रूस ने, ब्रिटेन ने या भारत ने, इन कमेंट मुझे बताओ। देखो इनसे रिलेट करके ही क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, इसी प्रकार से घुमा सकता है। एग्जामिनर का काम है मुझे स्टूडेंट को फंसाना है, और मेरा काम है भाई आपको निकालना वहां से क्वेश्चन। प्रति 3 से 4 सेकंड में तुरंत झटके दे देना तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाई, सूर्य ग्रहण होता है जब। देखो सूर्य ग्रहण और चंद्रमा ग्रहण, जो चंद्र ग्रहण जो है, दोनों को मैं आज इस कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा, ठीक है मेरे भाई। चलो सबसे पहला ऑप्शन आपके बीच में है, जो सूर्य है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आता है क्या, जब सूर्य ग्रहण लगता है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, यहां पर ये राइट आंसर हो जाता है। ये नीचे जो दिख रहा है, 1 मिनट में पेन ले लूं दूसरा, ये देखो सूर्य यहाँ पर है, ये पृथ्वी है, सूर्य का चक्कर लगाते हैं 8 ग्रह, जिनमें से एक अपनी पृथ्वी है, चक्कर लगा रही है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी का अपना उपग्रह है चंद्रमा, जो कि चक्कर लगाता है 27 दिनों में, किसका, पृथ्वी का चंद्रमा, वो भी उपग्रह है, कौन, किसका, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा, ये चक्कर लगा रहा है, ठीक है। जब चक्कर लगा रहा है तो बीच में आ जाता है, किसके, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तो चंद्र ग्रहण लगेगा। अब बात करूं चंद्र ग्रहण कब लगेगा, तो भैया सूरज यहाँ रहेगा, चंद्रमा इसकी जगह आ जाएगा, पृथ्वी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो कौन सा ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान कर लेना। सूर्य का कहीं कुछ नहीं जाना, सूर्य एक जगह स्थिर रहेगा इन मामलों में, ठीक है। ये दोनों ही आपस में चेंज करेंगे, ठीक है। दोबारा सुन लेना जो मैंने बताई है, ठीक है, इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है, तो तब सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है, सभी को पता होगी, पृथ्वी लेता है, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। तो सिंपल आंसर है बृहस्पति सबसे ज्यादा लेवे, शायद 11 दशमलव कुछ वर्ष समय लेता है किसका चक्कर लगाने में मेरे भाई, सूर्य का, बृहस्पति, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय होते हैं, वलय मतलब सर्कल जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला है, ठीक है। बृहस्पति, अरुण, वरुण, शनि। तो एक ही ऐसा ग्रह है, वो भी शनि है, जिसके चारों तरफ वलय पाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है। देखो इंपोर्टेंट है, जूनो किससे, पीछे बृहस्पति फिर दिख रहा होगा, तो बृहस्पति यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी होती है। अभी मैंने शनि ग्रह आपको दिखाया था मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। तो 6 होती है, 8 होती है, 10 होती है, 12। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई 10 वलय होते हैं, वो सर्कल जो दिखाया था मैंने अभी, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट है। अरुण, वरुण, पृथ्वी, शनि। तो यहाँ पर फिर से शनि इज द राइट आंसर हो जाता है। सबसे पूरे सौरमंडल के अंदर सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है, 8 ग्रह हैं जिनमें से शनि के सबसे कम घनत्व पाया जाता है और सभी के मुकाबले में। ठीक है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अरुण है, वरुण है, शनि है, पृथ्वी है। किसी को तो पहली ना पता होगी, तो पहले मैं बता दूं बृहस्पति है, दूसरे नंबर पर शनि फिर आ जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, कम घनत्व वाला बेशक है पर लेकिन सबसे बड़ा ग्रह दूसरे नंबर का शनि है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनस की खोज किसने करी मेरे भाई? हर्शल ने, गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने, केपलन ने? ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, सिंपल है, हर्शल ने। ठीक है मेरे भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करता हूं मजा आ रहा होगा तरीके से हर एक क्वेश्चन पढ़ने में, बढ़िया तरीके से। जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं बिल्कुल लॉजिकली हैं और बिल्कुल इजी हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा और कुछ नहीं पूछ सकता। ठीक है, इससे ज्यादा। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 27 हैं, 18 हैं, 10 है, 12 है। अभी हर्षल ने खोज करी तो 27 इसके उपग्रह हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, धरातल से भूगर्भ, देखो इंपोर्टेंट है, दिमाग लगाने की जरूरत है। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर, अब हमारी ये पृथ्वी मेरे भैया, ठीक है, कि पृथ्वी यहाँ धरातल की बात हो रही है, भूगर्भ की ओर जाने, भूगर्भ मतलब इसके केंद्र पर जाने के लिए पृथ्वी के, ठीक है, और की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या होगी? ये इंपोर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर। कुल मिलाकर कहने का मतलब है तापमान वृद्धि, जैसे कि मेरे भैया अभी मान लो 15 डिग्री सेल्सियस से पृथ्वी के ऊपर हम खड़े हैं, ठीक है। अब जब हम कुछ मतलब पृथ्वी के अंदर जैसे जाएंगे तो कितने मीटर पर वृद्धि होगी इसकी? 16 होएगा, फिर 17 होएगा, फिर 18 होगी। तो इस चीज की पूछने, तापमान में वृद्धि होगी पूछने कह रहा है। ठीक है, तो 1 डिग्री सेल्सियस 165 मीटर हम अंदर बढ़ेंगे तब, या फिर 1 डिग्री सेल्सियस पर प्रति 165 फीट पर जाने पर, या 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, या फिर 32 फीट। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है। अगर हम दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो, विचार करो क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान दो। जैसे कि पृथ्वी है ये और हमें 32 मीटर हमने खोद दिया हुई, और यहाँ पर 1 डिग्री तापमान में वृद्धि हो जाएगी। जैसे यहाँ 15 है तो यहाँ 16 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता चलो जाएगा मेरे भाई। कुल मिलाकर यही है, आपको पता होनी चाहिए। धरातल से केंद्र की तरफ चलेंगे तापमान में वृद्धि होगी, और धरातल से ऊपर को उड़ेंगे आसमान में को तो बढ़ोतरी होगी। कुल मिला सॉरी तापमान गिरेगा, 15 से 14 होएगा। कब होएगा? 1 डिग्री मतलब 15 है धरातल पर, पृथ्वी पर, तो 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 जो डिग्री होगा वो 15 से 14 हो जाएगा। ये आपको पता होनी चाहिए। अभी भी समझ में नहीं आ रहा, फिर बैक कर लो और फिर से समझ लो, ठीक है, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान जब गिरेगा, 165 मीटर हम आसमान की तरफ चलेंगे, और 101 डिग्री तब वृद्धि होगी जब हम 32 मीटर धरती में बढ़ेंगे। तो आप समझ में आ गए होगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो इंपोर्टेंट है जो मैं समझा रहा हूँ बढ़िया तरीके से। ये क्वेश्चन सटीक तरीके से पूछा है, सीधा सीधा पूछा है यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों को प्रधानता है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट और गैरवी जैसे चट्टानों से हुआ है, या फिर क्रोड से में निकले हुए लोहा जैसे तत्वों का दिखता है, या उपरोक्त सभी। यहाँ पर इस मैं एक चीज समझाऊंगा आपको, और इस क्वेश्चन का आंसर इन कमेंट मुझे बताना। ठीक है, सबसे पहले अपने भाई को बताऊं पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना। आप सभी को पता होगा भूपट्टी, मेंटल और क्रोड। क्रोड को 2 भागों में बांटा है, इनर और आउटर। ये पूछे गए क्वेश्चन है। कौन सी परत को, कौन सी लेयर को 2 भागों में बांटा गया है, ये पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अच्छा, ऊपर वाली को सियाल कहा जाता है, बीच वाली को सीमा कहा जाता है, नीचे वाले को नीफे कहा जाता है। ये भी आपको पता होनी चाहिए। कुल लेंथ इसकी 6378 किलोमीटर है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता पाई जाती है? सिंपल सी आंसर है नीफे। नीफे में पाई जाती है, सिंपल। तो नीफे कौन सा? सी इज द राइट आंसर हो जाता है, जिसमें निकेल और लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत अभी मैंने पढ़ा है जो सियाल है। सियाल शब्द किसने दिया था? होम्स ने, स्वेज ने, जेफरीज ने, डेली ने। तो बी इज द राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई। स्वेज ने इस नाम को दिया था, इस शब्द को दिया था, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि
क्वेश्चन, क्या पता आज कम हो, क्या पता, ठीक है, फिर मेरे को कहोगे तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? वांड्रे, ग्रेटर, डेली द्वारा, होम्स द्वारा, स्वेज द्वारा। ये सभी के नाम सिर्फ स्वेज द्वारा ही लगा के आना, सीमा, सियाल, नीफे, ठीक है मेरे भाई, ये शब्द देने वाला स्वेज ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब आते हैं 20 क्वेश्चन संविधान के, ठीक है, 20 क्वेश्चन करवाता चल रहा हूं प्रॉपर तरीके से, ताकि लेट ना हो और बढ़िया तरीके से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को पता होगी भारतीय संविधान के भाग, मतलब इसको बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे और लगभग 1,17,369 शब्दों में इसको लिखा गया है। और इसके 395 मूल संविधान की बात कर रहा हूं, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भागन में बांटा हो। उसके बाद वर्तमान के अंतर्गत 475 अनुच्छेद है, 12 अनुसूची है और 25 भाग है। ये क्वेश्चन आने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अनुच्छेद मैंने दे रखे हैं, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा अमित सर जी के पर, तुरंत झटके रट्टा मार ली इन पर, ठीक है। चलो क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा सीधा, ठीक है मेरे भाई। ये सभी के सभी मैंने दे रखे हैं, भाग, अनुच्छेद, कब से कहां, कौन कौन से, सभी चीजें दे रखी हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन संविधान का है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन किया गया है? जो बच्चा यह पढ़ लेगा, मैंने अभी जो दिए हैं पिछली स्लाइडों में, भाग, अनुच्छेद और उनके विषय, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है भाग 1 के अंतर्गत। भाग 2 में नागरिकता की बात हो रही है मेरे भाई। भाग 3 में मेरे भाई मूल अधिकार है और उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। तो 1 2 3 4 ऐसे इन्हें याद कर लोगे तो कोई दिक्कत ही ना है, इनमें से पूछेगा क्वेश्चन तुम देता, ठीक है। भारतीय संविधान को कितने भागों में देखो यहां पर फंस जाओगे आप। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 24, 25, 22। 22 और 25 में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, अभी मैं बता दूंगा भाई। अगर पूछता हूँ मूल संविधान में, मूल संविधान का मतलब जब संविधान बना तो तब तो थे 22, अभी मैंने क्वेश्चन करा। लेकिन भारतीय संविधान की बात कर रहा, वर्तमान की, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर 25 इज द राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई, सी इज द राइट आंसर हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया उल्लेख है? अरे संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस में उल्लेख है? भाग 3, 4, 20, 21। 20 इज द राइट आंसर हो जाता है संविधान संशोधन की बात, अमेंडमेंट की बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में पंचायती राज की व्यवस्था हुई है? इसमें 9 में या 6 में या फिर मेरे भाई 3 में या फिर 4A में? तो सिंपल आंसर है 9 इज द राइट आंसर हो जाता है। 9A में नगर पालिका की, पंचायत राज की 9 में, तो A इज द राइट आंसर वो मेरे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर पूछेगी संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन जो आपातकालीन है वो किस भाग में दिए गए हैं? 18, 19, 21, 22। सिंपल है, सी इज द राइट आंसर हो जाता है। 21 एक बार इसको देख लेना किस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? नगर पालिका भी करवाया मैंने, पंचायत राज, तो कौन सा होगा इनमें? तो ये सभी गलत हो जाते हैं, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। सिंपल आंसर है मेरे भाई, ठीक है, नीति डीपीएसपी, ठीक है। चतुर्थ भाग, बी इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार? मूल अधिकार भाग 3 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों में मूल कर्तव्य का विवरण, देखो इंपॉर्टेंट है, मूल कर्तव्य की बात आ गई तो सिंपल सा आंसर हो जाता है भाग 1, भाग 4 क्या है? भाग 2, भाग 4। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, भाग 4 नहीं है, डीपीएसपी भाग 4। भाग 4 के कै में जो 51 कै इज द राइट आंसर हो जाता है, अनुच्छेद, ठीक है। बी यहां पर राइट आंसर हो जाता है भाग 4 कै में मूल कर्तव्य की बात हुई है। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य रशिया से लिए गए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है। सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या किस संविधान के किस भाग में हुई है? भाग 2 पता आपको, भाग 3 भी पता आपको, भाग 4 भी पता, बचा कौन सा? एलिमिनेट करते चले जा करो तुरंत। तो 5 डी इज द राइट आंसर। भाग 5 में संघीय कार्यपालिका की बात हो रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। चलो बताओ, संविधान की नागरिकता की बात हो रही है। सिंपल है, पहले ही क्वेश्चन में मैंने सारे भाग बता दिए, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनर जो ऊपर सीधे उल्टे सीधे पूछ लेता है तो भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया? यहां फंस जाओगे। बात करिए मौलिक अधिकारों की, भाग 3 की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इंपोर्टेंट है, ब्रिटेन से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, स्विट्जरलैंड से। तो भाग मौलिक अधिकार कहां से ली गई? अमेरिका से। बी इज द राइट आंसर हो जाता है। चलो नेक्स्ट, घबराओ मत, सवाल ने क्लियर कर दूंगा। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से लेगी? अमेरिका से, रूस से, ब्रिटिश से, स्विस से। सिंपल है, संसद प्रणाली तो भाई एक जगह से ली गई है, जो कि ब्रिटेन से, ब्रिटिश से, ठीक है। तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान निर्माताओं में न्यायिक पुनर्वलोकन का विचार ग्रहण किया गया, न्याय की बात हो रही है, ब्रिटेन से, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, अमेरिका। डी इज द राइट आंसर हो जाए। न्यायिक की बात ये कहां से ली गई है? अमेरिका से लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? देखो यहां पर पूछा गया है, यहाँ क्वेश्चन, यहाँ बच्चे बहुत फंस जाते हैं। समान संरक्षण की बात हो और विधि के समक्ष क्षमता की बात हो, इन दोनों क्वेश्चन पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे काफी, ठीक है। तो विधि के समक्ष क्षमता जो होता है, विधि के समान समक्ष क्षमता जो होती है, वो तो लिया गया ब्रिटेन से, लेकिन कानून के समान संरक्षण लिया गया अमेरिका से। ये कंफ्यूज नहीं होना, आर्टिकल 14 में दे रखा है, आप सभी को पता है कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लेंगे, ठीक है, समान संरक्षण ठीक है, लेकिन समान क्षमता जो है वो आपका ब्रिटेन से लेगा, ये आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल दोनों चीजों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसने भाई पॉलिटी पढ़ी है, जिसने भाई आर्टिकल पढ़े हैं, जिसने भाई मौलिक अधिकार पढ़े हैं, भाग 3 पढ़ा, वो विधि के समक्ष क्षमता पता होगी और कानून के समान संरक्षण, दोनों के बारे में अच्छी तरीके से जानते होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के, तर्कशास्त्र के, बौद्ध धर्म दर्शन के, रसायन विज्ञान के। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो दोबारा आ गया यार क्वेश्चन, ठीक है, 1 मिनट रुको, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, हाँ ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी? स्वामी विवेकानंद ने, ईश्वर चंद्र राम विद्यासागर ने, दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले विवेकानंद थे। ये 1898 में इसकी स्थापना हुई। ये इन बिल्कुल सटीक तरीके से 1898, 99, 90 ऐसा पूछ लिए, 1898 याद कर लियो। स्वामी विवेकानंद इज द राइट आंसर। और ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले 1828 में कौन है? राजा राम मोहन राय। दयानंद सरस्वती वेदों की तरफ लौटे, ये देने वाले थे, ये आप सभी को पता होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु नानक का उत्तराधिकारी, गुरु नानक कौन है? सबसे पहले है, उसके बाद कौन से थे? गुरु अंगद। तो राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई ए, नीचे जाने की जरूरत ना मेरे भाई, ठीक है। तो गुरु नानक सबसे पहले, उसके उत्तराधिकारी मतलब उससे अगला जो कौन था, वो गुरु अंगद थे। सिखों के गुरु थे 10, 10 में से सबसे पहले गुरु नानक, उसके बाद गुरु अंगद जी। इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपोर्टेंट है। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे प्रार्थना समाज के, ब्रह्म समाज का भी बताया मैंने, ठीक है। तो ब्रह्म समाज इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम सही है? शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो जाता है, नीचे जाने की जरूरत ना, ये एम ही कर लियो तुम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, रास बिहारी घोष। तो यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई, आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना, ठीक है, आत्मा से प्रार्थना करी, इस प्रकार से याद कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अच्छा, अमीर खुसरो एक कवि थे, इतिहासकार थे, संगीतज्ञ थे? भाई सब कुछ हो, इनमें तो हिचकना ना, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, महावीर की माता कौन थी? देखो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बुद्ध जी के बचपन का नाम, महावीर के बुद्ध माता का नाम, उनकी पत्नी का नाम, उनके जन्म तिथि, उनके जन्म कहाँ पर हुआ, उपदेश कहाँ दिए, ये सभी चीजें रिलेटेड करके पूछ लेता है। ये भारतीय संस्कृति के बारे में, ये भारतीय संस्कृति के क्वेश्चन है, लेखक जो अभी मैं बता रहा था ना, टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे तो वही क्वेश्चन चल रही है अब, ठीक है। तो महावीर की माता कौन थी? यशोदा, तरसला, जमली, महामाया। तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाता मेरे भाई, महावीर जी की माता जी का नाम तरसाला था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तानसेन को। देखो राग की बात आई ना, वहां तानसेन कर लेना, बस सिंपल सी आंसर है, कहीं नीचे जाने देता ना मेरे भाई। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई। ये थोड़ा सा पेन थोड़ा ऐसे चल रहा देख रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपोर्टेंट है। खालसा की स्थापना किसने करी? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु रामदास ने, गुरु नानक ने, अर्जुन देव ने। देखो खालसा पंथ की स्थापना करने वाले गुरु गोविंद सिंह थे, तो ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई, सिंपल है। नेक्स्ट है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? ठीक है, इनको मार दिया था, तो हुमायूं, अकबरू, शाहजहां, जहांगीर। डी इज द राइट आंसर हो जाता है जहांगीर ने, ठीक है, जहांगीर के कार्यकाल में थे। गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें गुरु, अंतिम गुरु, सिखों के आंतरिक कौंसिल, खालसा पंथ के संस्थापक, 10वें ग्रंथ के रचयिता, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाता है भाई। सभी के सभी तथ्य, सभी के सभी ऑप्शन में जो चीजें इनके विचार प्रकट करे गए हैं, ये सभी के सभी इंपोर्टेंट भी हैं और इन्हें याद भी कर लियो, सभी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिखों में किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु बहादुर, गुरु अर्जुन देव। देखो गुरु गोविंद सिंह जी का ही जन्म हुआ था पटना के अंतर्गत, पटना साहिब में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपोर्टेंट है और सभी के सभी क्वेश्चनों को हम बढ़िया तरीके से करते आ रहे हैं और सभी को सभी आपके समझ में भी आ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के अलवार थे, योद्धा थे, मूर्तिकार के शिल्पकार थे, संत थे, व्यापारी थे। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर होता है संत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? नामदेव महाराष्ट्र, चैतन्य बंगाल, नरसिंह मेहता गुजरात, वल्लभाचार्य गुजरात। तो ये तो तीनों ठीक है। रामदेव महाराष्ट्र थे, चैतन्य भी थे, बंगाल थे, नरसिंह मेहता गुजरात थे, लेकिन वल्लभाचार्य गुजरात के नहीं थे, छत्तीसगढ़ के थे, ठीक है। ये आपको याद कर लेना, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। चलो आज की क्लास के अंतर्गत महावीर का जन्म हो रहा है। महावीर का जन्म की राजघराने में हुआ था, किस राजघराने में? शाक्य, क्षत्रिय, लिच्छवी वंश, सप्तवान। तो महावीर जी का जन्म, ये इन कमेंट मुझे बताना, ठीक है। और इसी प्रकार से बौद्ध जी के किस राजघराने के थे, ये पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अब देख लेता हूं मैं कुछ। अच्छा, वर्तमान में कौन क्या करंट से रिलेटेड कुछ बता देता हूं अपने भाइयों को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और बाकी के क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्लास करवाई है, फिर मैंने आपके लिए यूट्यूब पर शुरू कर दी। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये सभी चीजें आपके लिए। वर्तमान में कौन क्या क्या है ये देख जाओ एक बार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आपको पता होगी द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी उड़ीसा राज्य से संबंधित रखती हैं, इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलो, भारत के नए उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब है, ठीक है। आपको ये बताना है किस राज्य से संबंध रखते हैं। भारत के नए महानिदेश वैकेंट रमणी, भारत के सीडीएस अनिल चौहान, नीति आयोग के सीईओ परमेश अय्यर। ये पूछे गए क्वेश्चन है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ जी हैं और समीर कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, ये पूछे जा सकता है क्वेश्चन। आईपीएल के अध्यक्ष अरुण सिंह धूमल हैं। फिक्की के अध्यक्ष सूर्यकांत पांडा है। यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी हैं। सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, भी पता होगी तुम्हें, ठीक है, ये काफी चर्चा थे, ठीक है। और बीसीसीआई के अध्यक्ष जो है रोजर बिन्नी हैं। सीआरपीएफ के नए अध्यक्ष आपके थाऊ सेना जो एसएल के हैं, ठीक है। और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी जी हैं। इंपोर्टेंट है मेरे भाई, सभी के सभी जितने भी मैं अपने भाइयों को करवा रहा हूँ, चाहे मैंने वन लाइनर करवाए हूँ अपने भाई है, चाहे ऑप्शन वाइज करवाए हूँ, चाहे कुछ भी करवाए अपने भाई है, इंपोर्टेंट है सभी के सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो कम से कम अब हम पहुंच गए होंगे 150 क्वेश्चन तो ऊपर मार दूंगा मैंने, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन कल करवा दूंगा। इंपोर्टेंट क्लास है, बढ़िया तरीके से करो, ठीक है। और यहाँ से बाहर कुछ ना जाएगा, ठीक है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही था और विदा लूंगा अपने भाइयों से। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास आपको अच्छी लगी हो, बढ़िया लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और अपने भाइयों को सभी को बता दो। निःशुल्क सेवा है, बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो।